इसरो। जब भी हम ये नाम सुनते हैं सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। और हो भी क्यों ना, इसरो ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी आज दुनिया दाद देती है। और इन्हीं कारनामों में अब एक और बड़ा कारनामा जुड़ चुका है, मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का। आज पूरी दुनिया भारत का एंड इसरो का लोहा मान चुकी है। इसरो आज दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसीज में से एक बन चुका है। लेकिन आज इसरो जहां पर भी है वहां तक पहुंचना उतना आसान नहीं था। इसके पीछे की एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आपको काफी इमोशनल कर सकती है। तो वीडियो का एंड तक अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि आज मैं इसरो की उसी इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे इसरो की शुरुआत हुई थी, कैसे रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज ना होने के बावजूद भी इसरो ने कभी हार नहीं मानी। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब भारत आज़ाद तो हो गया था, पर उन्होंने हमारे देश की ऐसी हालत कर दी थी कि हमें फॉरेन एड पर जिंदा रहना पड़ता था। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमारे लोगों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। इसी दौरान 2 देशों के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई थी और ये वॉर थी स्पेस वॉर। यूएसएसआर एंड यूएसए दोनों के बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कि कौन स्पेस में पहले जाएगा। पर 1957 में स्पुतनिक नाम की सैटेलाइट को लॉन्च करके यूएसएसआर पहला देश बन जाता है जो सक्सेसफुली स्पेस में कदम रखता है। इसके बाद यूएसएसआर एक और सैटेलाइट स्पेस में भेजता है स्पुतनिक 2 के नाम से, जिसमें इस बार लाइका नाम का डॉग होता है। एंड अगेन यूएसएसआर फर्स्ट कंट्री बन जाता है जिसने किसी लिविंग बीइंग को स्पेस में भेजा था। यूएसएसआर की सक्सेस को देखकर यूएसए भी कुछ टाइम बाद 1958 में एक्सप्लोरर 1 नाम की सैटेलाइट को स्पेस में भेजता है। इन दोनों देशों के बीच में चल रही इस स्पेस रेस को भारत में बैठा एक साइंटिस्ट नोटिस कर रहा था, जिसका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इस स्पेस रेस से काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं एंड ही डिसाइडेड कि भारत का भी खुद का स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि भारत की डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। विक्रम साराभाई जब अपने इस विजन के बारे में लोगों को बताते तो सब उन पर हंसते थे कि यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम स्पेस में जाने की बातें कर रहे हो, ज्यादा उड़ो मत, जमीन पर आ जाओ। लोगों ने उन्हें काफी डिस्करेज किया, पर उन्होंने कभी भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे। अपने इस विजन को जब वो होमी जहांगीर बाबा के सामने रखते हैं तो होमी बाबा उनको काफी अप्रिशिएट करते हैं एंड उनके इस विजन में वो खुद उनका साथ देते हैं। भारत का खुद का स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, इस आइडिया को दोनों मिलकर उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के पास लेकर जाते हैं एंड दोनों मिलकर नेहरू जी को समझाते हैं कि भारत के लिए खुद का स्पेस प्रोग्राम होना क्यों इतना जरूरी है। दोनों नेहरू जी को कन्विंस करते हैं कि इसमें उनका साथ दे। विक्रम साराभाई एंड होमी बाबा की बात सुनकर नेहरू जी कन्विंस हो जाते हैं, जिसके बाद 1962 में इंकोस्पार्क की स्थापना कर दी जाती है एंड इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर रखा जाता है। होमी जहांगीर बाबा एंड विक्रम साराभाई भारत के वो 2 सुपर हीरोज हैं जिनका साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर ये दोनों सुपर हीरोज ना होते तो भारत ना ही स्पेस में पहुंच पाता और ना ही आज भारत एक न्यूक्लियर पावर होता। अब इंकोस्पार्क तो स्टैब्लिश हो गया था, पर ना ही हमारे पास लेबोरेटरी थी, ना ही रिसोर्सेज थे, ना ही टेक्नोलॉजी थी और ना ही रॉकेट लॉन्च करने के लिए कोई जगह। बस था तो सिर्फ जज्बा और जुनून। इसीलिए विक्रम साराभाई जुगाड़ लगाते हैं एंड नासा के साथ रॉकेट की डील करते हैं। एंड कमाल की बात तो ये होती है, नासा अपने नाइकी अपाचे रॉकेट भारत को देने के लिए रेडी भी हो जाता है। इसमें कमाल कर देने वाली बात ये होती है कि उस समय भारत के और यूएसए के रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। हम यूएसएसआर के ज्यादा करीब थे, बावजूद इसके विक्रम साराभाई ने इस डील को क्रैक कर लिया। रॉकेट मिलने के बाद विक्रम साराभाई इसको लॉन्च करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन की तलाश करते हैं, जिसके चलते वो तिरुवनंतपुरम केरला के एक छोटे से गांव थुम्बा में पहुंचते हैं। पर जो ये लोकेशन होती है एक चर्च की थी। मैग्नेटिक इक्वेटर के पास होने की वजह से चर्च एक परफेक्ट लोकेशन होती है जहां से रॉकेट को इजीली लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए विक्रम साराभाई चर्च के फादर को कन्विंस करते हैं कि वो लोकेशन उन्हें चाहिए लॉन्चिंग पैड बनाने के लिए, ताकि वो वहां से भारत के लिए रॉकेट को लॉन्च कर सकें। जिस पर फादर विक्रम साराभाई की बात को मान जाते हैं एंड फिर फादर पूरे गांव वालों को कन्विंस करते हैं ये जगह इंकोस्पार्क को चाहिए अपने रिसर्च एंड रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। जिस पर गांव वाले फादर की बात को मान जाते हैं एंड वो गांव को शिफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद चर्च से शुरुआत होती है इंकोस्पार्क के रॉकेट डिजाइनिंग की एंड चर्च का काउशेड यानी गौशाला बनता है हमारे साइंटिस्टों का स्पेस लेबोरेटरी सेंटर। नाउ यू कैन इमेजिन कि वो टाइम इसरो के लिए कितना ज़्यादा टफ रहा होगा, पर विक्रम साराभाई एंड हमारे साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी, हालातों के सामने झुकने की जगह उनका सामना किया। आई एम श्योर आपने इंटरनेट पर इसरो की ये वाली फोटो जरूर देखी होगी, जहाँ पर एक साइंटिस्ट रॉकेट पार्ट्स को साइकिल में लेकर जा रहा है। जब भी कोई भी भारतीय इस तस्वीर को देखता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड इसके पीछे का रीज़न भी है।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उस टाइम पर हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ना ही हमारे पास नासा जैसे बड़े बड़े ट्रक्स थे जो रॉकेट को कैरी कर सकें। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट रॉकेट पार्ट्स को साइकिल में एंड बुलेट कार्ट में कैरी करके लॉन्चिंग स्टेशन तक लेकर जाते थे। सारे रॉकेट पार्ट्स को असेंबल कर लेने के बाद 21 नवंबर 1963 का वो दिन आ जाता है जब भारत पहली बार अंतरिक्ष में खुद से रॉकेट को लॉन्च करता है। पूरी दुनिया उस टाइम भारत को नोटिस करती है एंड दे वर शॉक्ड कि भारत ने ये कैसे पॉसिबल किया। अब 6 साल बाद 1969 में इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इंकोस्पार्क का नाम बदलकर इसरो कर देती है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर डाल दिया जाता है। इसी के 2 साल बाद अनफॉर्चुनेटली सडन हार्ट अटैक की वजह से विक्रम साराभाई की डेथ हो जाती है। विक्रम साराभाई के बाद इसरो की कमान को सतीश धवन एंड एपीजे अब्दुल कलाम संभालते हैं एंड इसरो को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। फर्स्ट रॉकेट लॉन्च के बाद 1975 में इसरो सेकंड माइलस्टोन अचीव करता है बाय लॉन्चिंग इट्स ओन सैटेलाइट, जिसका नाम था आर्यभट्टा। इसको हम यूएसएसआर की हेल्प से लॉन्च करते हैं, बट 1980 में रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट को लॉन्च करके भारत यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना के बाद छठी कंट्री बन जाता है जो अपने ही लॉन्च व्हीकल से अपनी खुद की सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करता है। फिर तो एक के बाद एक इसरो कई अचीवमेंट्स करता है जो भारत का स्टैचर ग्लोबल स्टेज पर बढ़ा देती है एंड भारत को स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में एक सुपर पावर बना देती है। बीच बीच में कुछ फेलियर्स होते हैं, पर इसरो उनसे सीख कर खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तभी तो इसरो 1990 में सक्सेसफुली PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर पाता है, जिसकी हेल्प से भारत 2013 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल पर जाने वाला फर्स्ट कंट्री बन जाता है। PSLV के बाद भारत के हाथ एक और बड़ा माइलस्टोन लगता है, जिसके लिए इसरो कई सालों से कोशिश कर रहा था। हम सैटेलाइट को स्पेस में भेज तो सकते थे, पर जब बात किसी हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने की हो तो उसके लिए हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं थे, जिसकी वजह से हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। पर 2003 में सक्सेसफुली GSLV को लॉन्च करके भारत चौथी कंट्री बन जाता है जो हैवी सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकता है। इसरो के और माइलस्टोन्स की बात करें तो 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च करके मून पर पानी ढूंढने वाला भारत पहला देश होता है। इट मीन्स मून पर पानी है, इसका एविडेंस तो हमें 2008 में ही इसरो की हेल्प से पता चल गया था। चंद्रयान 1 के बाद 2013 में भारत मंगलयान मिशन को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। एक तो हम पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं एंड दूसरा हमारे इस मिशन का बजट मार्शियन एंड ग्रेविटी मूवी के बजट से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इस मिशन को इसरो केवल $74 मिलियन में कंप्लीट कर लेता है। वहीं मार्शियन मूवी का अकेले का बजट $108 मिलियन था। इसके बाद 2017 में कार्टोसैट 2 मिशन के साथ भारत स्पेस में 10 कंट्रीज के 104 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च करके एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करके इसरो ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसरो की जो ये जर्नी है किसी मूवी से कम नहीं है और इस मूवी के हीरोज हमारे साइंटिस्ट हैं जो बस दिन रात अपने देश के लिए काम करते रहते हैं। वो चाहे तो नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज में जाकर काम कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बट उन्होंने हमेशा देश को सबसे आगे रखा। बिग सैल्यूट टू देम। हम इसरो का एंड उसके साइंटिस्टों का जितना थैंक यू बोलें उतना कम है। अगर आज इसरो नहीं होती तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इवन देश की सिक्योरिटी तक के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता। हम आज फॉरेन कंट्रीज की हाथ की कठपुतली होते, पर थैंक्स गॉड विक्रम साराभाई ने एंड इसरो के साइंटिस्टों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने ये विजन पहले ही देख लिया था कि अगर भारत का खुद का स्पेस प्रोग्राम नहीं हुआ तो फ्यूचर में हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमारा खुद का स्पेस प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड इसके थ्रू आपको इसरो के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही था कि हम सभी को इसरो की इम्पोर्टेंस का पता चले। दैट्स इट। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके थैंक्स इसरो लिखेंगे एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फैमिली मेम्बर्स एंड दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जाते जाते इसरो के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। इसरो आपके किए गए सभी योगदानों के लिए हम सभी भारतीय आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपने भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और हमें अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने में मदद की है। हम सभी भारतीयों को आप पर गर्व था, गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। जय हिंद।